जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्ज्वल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों के बीच में आया हूं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात दोस्तों ये है, आज मेरी क्लास नहीं है, जो आज हमारे जो एरिया की जो टॉप फैकल्टी, मैथ की टॉपर फैकल्टी है जो वो नरेंद्र सर, आज जो क्लास रहेगी हमारी नरेंद्र सर की क्लास रहेगी। और ये हमारी मैथ की पहली क्लास है, लेकिन इसके बाद हम जो उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में मैथ की कंटिन्यू क्लासें रखेंगे। और जो टॉपिक है आप लोगों के वो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लियर किए जाएंगे। आप लोग सब लोग जानते हैं नरेंद्र सर, मैं नरेंद्र सर से रिक्वेस्ट टू प्लीज सर आइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको हेमंत सर ने बताया, आज हमारी मैथ का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हमारी जो मैथ की क्लास आएंगी वो रेगुलर क्लास आती रहेंगी। बाकी सब कुछ आपको सर ने बता रखा है, तो मैं आपका समय ना खराब करते हुए सीधा अपने टॉपिक की बात करते हैं। और अपना सबसे पहला टॉपिक है, सबसे जो मैथ का फर्स्ट टॉपिक आता है वो सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो बड़ा ही डीप टॉपिक है, बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। और हम इसको पूरे को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज है संख्या पद्धति में कि अपने को ये पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अपने को इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, उनके यूज क्या क्या हैं, उनकी टाइप क्या क्या है। तो आज हम जो भी चीज है वो इस टॉपिक में अपने कंसल्ट करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली चीज ये है कि जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं अपने गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, अपनी संख्याएं होती हैं केवल और केवल दो प्रकार। अपनी कौन कौन सी दो प्रकार की संख्याएं होती हैं? अपनी संख्याएं होती हैं सबसे पहले रियल नंबर, और दूसरे अपने पास जो होते हैं वो होते हैं अपने पास इमेजनरी नंबर। देखो भाई, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर क्या होते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। और जो रियल नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है रियल है ये चीज, मतलब कोई चीज रियल है तो रियल है तो इसका मतलब वास्तविक है। और यहाँ पे इमेजिन, अपने को क्या करना पड़ता है? इमेजिन करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया अपने पास? काल्पनिक संख्या। देखो भाई, सबसे पहले अपने इमेजिनरी नंबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 4 5 चीजें हैं वो समझ लेते हैं। उसके बाद अपना ये टॉपिक है डिटेल में पढ़ना है अपने को। रियल नंबर जितने भी टाइप के होते हैं, जितने भी टाइप होती है इसकी। देखो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं कि जहां कहीं भी रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, वो सारे के सारे नंबर क्या बन जाते हैं? वो सारे के सारे नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। जैसे अपने पास रूट -3 आ गया, तो रूट -3 आ गया तो देखो रूट का मतलब ये होता है कि किन्हीं दो संख्याओं की गुणा करके एक संख्या हम बाहर निकालें। तो रूट -3 में से हम कोई ऐसी दो संख्याएं नहीं है जिनकी गुणा करके बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए रूट -3 है, ये क्या है? अपना इमेजिनरी नंबर है। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जहां रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। इसके लिए अपने पास क्या होता है? इसके लिए हम एक काम करते हैं कि रूट -1 को हम किससे डिनोट करते हैं? आयटा से। और रूट -1 को आयटा से डिनोट करते हैं तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? √3i। तो जहां कहीं भी ये आई का साइन आ जाएगा वो नंबर कैसा नंबर बन जाएगा? अपने पास इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इसको छोड़ के गणित की दुनिया में कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, सारे के सारे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब देखो भाई, रियल नंबर की बात करते हैं, रियल नंबर को डिटेल में पढ़ते हैं। रियल नंबर जो होते हैं ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के क्या क्या होते हैं? रियल नंबर में अपने पास एक आते हैं रैशनल नंबर, और दूसरे अपने पास आते हैं इर्रेशनल नंबर। एक आते हैं रैशनल नंबर और दूसरे आते हैं इर्रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं, और इसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। देखो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसके ऊपर सवाल पहले भी बहुत बार पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो भाई, एक छोटी सी क्लास से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जहां कोई भी संख्या p/q के रूप में होगी और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या p/q के रूप में होगी, q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अपनी एक बेसिक सी डेफिनेशन होती है। किसकी डेफिनेशन होती है? रैशनल नंबर की। देखो ये तो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती है। इसके अलावा अपने को 2 4 चीजें छोटी छोटी और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? रैशनल और इर्रेशनल में क्या डिफरेंस करना है, परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस समझना है। देखो अपने पास एक नंबर ले लिया हमने, सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया 10/3, हमने एक नंबर ले लिया 10/4, और एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को √3। अब यहाँ पे एक बात समझना भैया कि अगर हम 10 को 3 से भाग करते हैं तो 10 को 3 से जब हम भाग करेंगे तो भाग जाएगा 3 पे,
उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगने के बाद अपने पास नीचे 1 आएगा, और फिर ये जो 3 है ना, ये 3 3 3 रिपीट होता रहेगा, और ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। ये 3 कहीं भी खत्म नहीं होगा अगर हम 10 को 3 से भाग करते हैं। अगर हम 10 को 4 से भाग करते हैं तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा। अपनी देसी भाषा में 250 के 10 होता है, तो 10 को 4 से भाग कर दिया तो 2.5 आ गया। और √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। 3 डेसिमल तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद भी खत्म नहीं होती, ये नंबर चलता रहता है। अब देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है, वो चीज समझनी। देखो भाई, एक तो डेफिनेशन होगी अपने पास कि संख्या p बटे क्यू के रूप में होगी, क्यू किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है, देखो कि 10 को 3 से भाग दिया तो पॉइंट आ गया, 10 को 4 से भाग दिया तो भी पॉइंट आ गया। √3 की वैल्यू निकाली जब हम अपना स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे 1.732 क्यों आता है, कैसे आता है। देखो भाई, इसके बाद समझने की चीज क्या है कि यहाँ पे 3.333 आया, तो आप एक बात नोट करो कि 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता यहाँ पे, 3 अपने जगह पे किसी को नहीं आने देगा। इसका मतलब यहाँ पे रिपीटिशन शुरू हो गया, नहीं होगा, यहाँ पे रिपीटिशन शुरू हो गया, संख्याओं की पुनरावृत्ति शुरू होगी। यहाँ पे तो पॉइंट के बाद नंबर ही खत्म हो गया, 5 पे जाके आगे भाग ही नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर तो इनफाइनाइट तक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है और आगे रिपीटिशन होगा भी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी डेसिमल के बाद, एक तो डेफिनेशन ये होगी कि p बटे क्यू के रूप में और क्यू 0 के बराबर ना हो। अब क्यू 0 के बराबर क्यों ना हो वो चीज भी समझेंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको कि 0.333 इन्फिनिटी तक चल रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद रिपीटिशन शुरू हो गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर खत्म तो नहीं हुआ और ना ही रिपीटिशन हुआ। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, एक ही चीज ध्यान रखनी है कि या तो किसी संख्या में दशमलव के बाद वो संख्या क्या हो जाए, खत्म हो जाए, जैसे 5 के बाद खत्म हो गए, या फिर क्या हो जाए वहां पे संख्याएं रिपीट होना शुरू हो जाए। वो सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। समझ में आई भाई बात। देखो डेफिनेशन तो वही थी p बटे क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन एक चीज और पढ़ी हमने कि डेसिमल के बाद नंबर या तो अपने आप को क्या करना शुरू कर दे, रिपीट करना शुरू कर दे, या फिर नंबर अपने आप को क्या कर दे, खत्म कर दे। वो संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं दशमलव के बाद ना तो अपने आप को खत्म करे और ना ही अपने आप को रिपीट करे, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इर्रेशनल नंबर। देखो भाई, मैथ में जितनी भी संख्याएं ऐसी हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, वो सारी की सारी इर्रेशनल नंबर। आप एक बात समझना, यहाँ पे √2 हम इसका रूट निकाल सकते हैं, परफेक्ट नहीं निकाल सकते, 1.414 आएगा, उसके बाद नंबर चलता रहेगा। √3 हम इसका रूट परफेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, 1.732 आएगा, उसके बाद नंबर चलता रहेगा। √4, अब √4 आएगा, वो ±2 बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर आप 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 का वर्गमूल ±2 बार आ जाएगा। इसका मतलब वो कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। √5 परफेक्ट नहीं निकाल सकते, √6, √7, √8, √9 जब आएगा तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा, परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा। भाई समझ में आ गई बात, डिफरेंस समझ में आ गया कि दशमलव के बाद या तो संख्याएं अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे या संख्याएं अपने आप को खत्म कर दे। वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव के बाद ना तो संख्या अपने आप को रिपीट करे ना अपने आप को खत्म करे, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जिनकी भी संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता, वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है भाई। अब देखो इसमें एक दो छोटी मोटी चीजें हो रही है, वो और समझ लो आप। यहाँ पे हमने एक बात कही कि संख्या किस रूप में होनी चाहिए, p बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए। क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो आप, यहाँ पे कंसेप्ट बनता है कि एक डाउट रहता है कि पाई रैशनल है इर्रेशनल। एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है, कई बार पेपर में सवाल पूछा गया। एक बार 2014 के एसएससी के प्री में भी ये सवाल आया था, सीजीएल के प्री में, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है परिमेय है। ठीक है, तो उसमें एक पाई का ऑप्शन था, बाकी संख्याएं थी, एक ऑप्शन था पाई। देखो भाई, पाई जो होता है ना, इसकी वैल्यू हम कितनी पढ़ते हैं, 22/7। अब अपने को एक बात पता है कि जो भी कोई संख्या p बटे क्यू के रूप में होगी, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, वो संख्या परिमेय संख्या होगी। अभी हमने पढ़ा कि नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, देन इट विल बी रैशनल नंबर, तो परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे आप देखो कि जो 22/7 है वो तो p बटे क्यू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
p बटे क्यू के रूप में है और क्यू 0 के बराबर भी नहीं है, क्यू की जगह पे कितना है 7 है। तो देखो दूसरी बात क्या है कि ये है अपने पास किसका सिंबल, पाई का सिंबल। तो अगर हम इस चीज को 1 मिनट के लिए खत्म कर दें यहाँ से 22/7 को, और अपने से केवल इतनी बात पूछी जाए कि ये पाई का सिंबल देख के ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो एक बात ध्यान रखोगे आप हमेशा कि पाई का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब आप ये कहोगे कि अगर हमने इज इक्वल टू 22/7 लिख दिया तो बराबर का तो मतलब ये होता है, गणित में ऐसे थोड़ी होता है अपने मन से बराबर लगा दिया, बराबर का तो मतलब ये होता है जितनी चीज ये उतनी चीज ये। अब अगर हमने इसको अपरिमेय कह दिया तो 22/7 को भी अपरिमेय कहना पड़े क्योंकि दोनों चीज बराबर है, लेकिन 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप याद रखना इस बात को कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ये क्या होता है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ 22/7.14 समथिंग कुछ ऐसे होती है। लेकिन जब हम इस वैल्यू को अगर किसी सवाल में रख देंगे तो ये वो जो सवाल होगा अपने पास वो सवाल सोल्व नहीं हो सकता, इसकी कैलकुलेशन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसका अप्रोक्सीमेट, क्योंकि जो वैल्यू आती है वो बहुत ही नियर बाई आती है, इसलिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए 22/7 क्या है तो 22/7 क्या है, रेशनल है, परिमेय है। अगर पूछा जाए पाई का सिंबल देके पाई का सिंबल क्या है तो पाई का सिंबल क्या है, इर्रेशनल है, अपरिमेय। क्लियर होगी भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। नंबर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक रेशनल रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जरा रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, उसकी अपनी एक टॉपिक आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको। तो √-1 आयटा हो गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, √3 आयटा। तो ये क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया, काल्पनिक संख्या बन गई। इसको छोड़ के जो भी कोई नंबर बच गया वो सारे के सारे नंबर क्या बन गए अपने पास है, रियल नंबर बच गए। रियल नंबर दो टाइप के हो गए, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं, p बटे क्यू के रूप में होगा, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई, दशमलव के बाद या तो संख्या खत्म हो जाए या संख्या अपने आप को रिपीट होना करना शुरू कर दे, तो वो संख्याएं कैसी हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। दशमलव के बाद ना तो संख्या खत्म हो ना संख्या अपने आप को रिपीट करे, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गई भाई यहाँ तक के बाद। मैथ में जितने भी नंबर ऐसे होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। अब दूसरी बात कि पाई का अगर सिंबल पूछा जाता है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है, अपरिमेय। 22/7 पूछा जाता है तो वो क्या होता है, रेशनल होता है, परिमेय। क्लियर होगी भाई यहाँ तक की बात। अब देखो इसके बाद हम अपने डिटेल में पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर भी पढ़ने हैं अपने को और अपने को क्या पढ़ने हैं, रेशनल नंबर भी, ठीक है। देखो इसके बाद अपने पास जो नंबर आते हैं उस नंबर में अपने पास सबसे पहले आते हैं इंटीजर। इंटीजर होते हैं पूर्णांक। तो देखो भाई इंटीजर क्या होते हैं कि इंटीजर एक सेट होता है, नंबर्स का एक सेट होता है जिसमें पॉजिटिव के नंबर भी रहते हैं, जिसमें नेगेटिव के नंबर भी रहते हैं। जैसे 1 2 3 और कहाँ तक चल रहे हैं, इन्फिनिटी तक। इधर आएंगे -1 -2 -3 और यहाँ तक भी -इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। ये सारे के सारे नंबर का जो सेट होता है वो सेट क्या होता है, अपने पास इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। अब देखो इंटीजर में अपने को पढ़ना है कि इंटीजर में अपने कितने टाइप के नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि जितने भी सेट बनने हैं वो सारे इसी में से बनते हैं, इसी के सब सेट होने। तो देखो सबसे पहली जो चीज आती है इंटीजर में, सबसे पहली जो चीज आती है पूर्णांक में, वो सबसे पहली चीज आती है अपने पास कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम होल नंबर। होल नंबर देखो भाई होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर अपने पास शुरू होते हैं 0 से। 0 1 2 3 और चलते चलते कहाँ तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक चलेंगे। मतलब जितने भी पॉजिटिव के नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, 0 इंक्लूड होता है। इसके ऊपर पढ़ेंगे जीरो के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे क्या आते हैं अपने पास, दूसरे आते हैं अपने पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ये नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और कहाँ तक चलते रहेंगे, इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, ठीक है। ये होगा अपने पास होल नंबर, ये होगा अपने पास नेचुरल नंबर। इसके बाद आते हैं अपने पास इवन नंबर और चौथे अपने पास आते हैं ओड नंबर। देखो भाई आप सबको पता होगा इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 के फॉर्म में होना चाहिए।
k की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 रखोगे, इसका मतलब नंबर क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का गुणज होना चाहिए, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, इवन नंबर हो जाएंगी। और यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए, 2k + 1, 2k + 1। तो 2k + 1 होगा तो हम क्या कह देंगे कि जो भी नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, उसमें 1 जुड़ जाएगा तो वो नंबर कैसा हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी, ओड नंबर हो जाएगा। अब एक बात समझना भैया कि ये तो अपनी बेसिक सी बात है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो कैसी होगी, सम संख्याएं होगी, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हुई वो कैसी संख्याएं होगी, विषम संख्याएं। अब आप एक बात बताओ, 0 सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है? इसके ऊपर बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि 0 को हम इवन की कैटेगरी में रखें या 0 को ओड की कैटेगरी में रखें। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। अब अगर आप 0 को 2 से भाग करना चाहते हो तो 0 को 2 से भाग कर सकते हो। 0 को 2 से भाग किया तो भाग कितने पे चला गया, 0 पे भाग चला गया, नहीं चला गया, 0 पे भाग चला गया तो ना रिमाइंडर बचा कुछ और भाग पूरा पूरा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस, ज्यादातर जो गणितज्ञ हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया है कि 0 को किस कैटेगरी में रखा है, 0 को इवन नंबर की कैटेगरी में रखा है, 0 को सम संख्या मान लिया। ठीक है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, तो वहां पे आपको ये नहीं समझना है कि ये 0 तो 2 से छोटा होता है। ये 0 के बारे में कहा जाता है कि 0 है वो 0 कैसा नंबर है, और मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियन 0 को क्या मानते हैं, इवन नंबर मानते हैं। तो अपने को भी यही चीज मान के चलनी है कि जो 0 होता है वो 0 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है, 0 एक सम संख्या। ठीक है भाई, इसके बाद देखो अगली चीज आती है अपने पास प्राइम नंबर, और उसके बाद आते हैं अपने पास कंपोजिट नंबर। ये इसको साफ कर देते हैं ऊपर से, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो अपने पास आए इसके बाद एक तो प्राइम नंबर और दूसरा आए अपने पास कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये होती है अभाज्य संख्याएं और ये होती है भाज्य संख्या, ये होती है भाज्य संख्या। देखो भाई अभाज्य और भाज्य में क्या फर्क है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिस किसी भी नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। देखो अपने पास कोई भी नंबर है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अपने पास मान लो सपोज करो हमने एक नंबर ले लिया 10। अब अपने से ये पूछा गया कि 10 में 2 चीज देखेंगे हम, एक तो देखेंगे फैक्टर और एक देखेंगे मल्टीपल। फर्क समझ लेना इसका क्या होता है। इसके बाद जब अपना फैक्टर्स निकालने का टॉपिक आएगा तब उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो होते हैं फैक्टर और एक होते हैं मल्टीपल। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। देखो फैक्टर होते हैं गुणनखंड और मल्टीपल होते हैं गुणज। अगर अपने से पूछा जाए 10 के फैक्टर बताओ, तो 10 के फैक्टर बताएंगे तो हम वो संख्याएं बताएंगे जो 10 को पूरा पूरा भाग करेंगे, जो संख्याएं 10 को पूरा पूरा भाग करेंगे। तो कोई भी संख्या होगी ना, वो आप याद रखना 1 से हर संख्या भाग होती है और अपने आप से हर संख्या भाग होती है कि नहीं होती है। 10/1 लिखेंगे भाग पूरा जाएगा, 10/10 लिखेंगे भाग पूरा जाएगा, नहीं पूरा जाएगा। इसके अलावा क्या आ गया अपने पास, एक आ गया 2 और एक क्या आ गया 5। तो हम ये कहेंगे कि 10 के फैक्टर हो गए, वो क्या हो गए 1 2 5 और 10। लेकिन अगर वो पूछे 10 के मल्टीपल बताओ, वो पूछे 10 के गुणज बताओ, तो हम वो संख्याएं निकालेंगे जिन संख्याओं को 10 पूरा पूरा भाग करेगा। क्या समझ में आई बात है कि फैक्टर वो होते हैं जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग करते हैं और मल्टीपल वो होते हैं जो दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग होते हैं। ठीक है, तो अगर 10 के मल्टीपल की बात करें तो 10 के सबसे पहला मल्टीपल 10 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 20 हो गया, उसके बाद 30 हो गया। और ये एक बात याद रखना आप, मल्टीपल किसी भी नंबर के हो वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। भाई कब तक खत्म करेंगे हम इसको, 10 20 30 40 50 पता नहीं कब तक चलता रहेगा। मल्टीपल क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं काउंटेबल होते हैं। भाई हमें पता है कि अगर ये नंबर 10 दे दिया ना तो 10 से बड़ी कोई संख्या ऐसी हो नहीं सकती। अगर इस 10 की जगह 10 करोड़ दे देता तो भी अपने पास एक फाइनाइट लिमिट आ जाती कि नहीं आ जाती। कि 10 करोड़ दे देता तो हम ये कह देते हैं कि 10 करोड़ से बड़ी तो कोई संख्या नहीं हो सकती यहाँ पे। लेकिन जो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। समझ में आ गया फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं एग्जैक्टली 2 फैक्टर और कंपोजिट क्या होते हैं मिनिमम 3 फैक्टर। देखो इस चीज को डिटेल में समझ। एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मतलब क्या हो गया
अब एग्जैक्टली दो फैक्टर का मतलब ये हो गया ना दो से कम होने चाहिए फैक्टर, ना दो से ज्यादा होने चाहिए। और आपसे थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई कि एक हर संख्या को भाग करता है और हर संख्या अपने आप से भाग होती है। इसका मतलब दो फैक्टर तो यही होगी, दो फैक्टर तो यही होगी कि कोई भी संख्या क्या होगी, एक तो खुद से भाग होगी और एक क्या हो गया, एक हो गया। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली दो फैक्टर में एक तो एक आ जाएगा और एक वो जो कोई भी नंबर होगा वो नंबर अपने आप में खुद जो भी कुछ होगा वो आ जाएगा। वो नंबर कैसा नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या। समझ गए भाई बात? जैसे 5, 7, 11, 5 है, किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है। और किससे होता है? 5 से होता है। 7 है, किससे होता है? 1 से होता है। और किससे होता है? 7 से। 11 1 से होता है और 11 से होता है। समझ में आ गई भाई बात? अब देखो इसमें प्राइम नंबर में एक दो छोटी मोटी चीजें समझेंगे हम, लेकिन पहले एक बार कंपोजिट नंबर और देख लेते हैं। देखो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में होते हैं मिनिमम 3 फैक्टर। तो देखो यहाँ पे आपसे एक बात लिखी मैंने, मिनिमम मतलब कम से कम कितने होने चाहिए? 3। ज्यादा से ज्यादा चाहे 30 हो, चाहे 30 करोड़ हो, चाहे 30 लाख हो, चाहे 30 अरब हो, कुछ भी हो चाहिए, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 3। अब जैसे देखो हमने एक नंबर ले लिया 9। अब 9 अगर ले लिया तो अपने को पता है 1 से 9 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और इसके अलावा किससे डिवाइड हो गया? 3 से। अगर हम ले लेते 10 तो 1 से और 10 से तो होना ही होना था, इसमें सोचना ही नहीं है। इसके अलावा किससे हो गया? 2 से और 5 से। यहाँ फैक्टर कितने हैं? 3। यहाँ फैक्टर कितने हैं? 4। लेकिन नंबर दोनों के दोनों क्या हैं? कंपोजिट। क्यों? क्योंकि मिनिमम कितने होने चाहिए? 3। तो 3 से ज्यादा तो फिर से 30 आ जाए, 300 आ जाए, 3000 आ जाए, कितने भी आ जाए, नंबर कैसा हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। संख्या कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। समझ में आ गई भाई दोनों बातें? अब एक छोटी सी बात समझना, आप एक बात बताओ मेरे को कि जो एक होगा ये क्या होगा, ये प्राइम होगा या कंपोजिट होगा? ये सवाल भी 2013-14 के एसएससी के पेपर में आया था कि एक क्या होगा, प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। अब हम एक के फैक्टर निकालेंगे तो एक का फैक्टर 1 बना, दूसरा तो फैक्टर नहीं बन रहा। तो अगर 2 ही नहीं बन रहे तो 3 बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन प्राइम की डेफिनेशन कहती है एग्जैक्टली कितने होने चाहिए? 2। कंपोजिट की डेफिनेशन कहती है मिनिमम कितने होने चाहिए? 3। तो जब 2 ही नहीं बन रहे तो 3 बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक बात आप याद रखोगे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके बाद एक के बाद अपने पास दूसरी जो चीज आती है वो दूसरी चीज आती है 2। अब आप ये देखो कि 2 क्या होता है? प्राइम होगा या कंपोजिट होगा? अब जो 2 के फैक्टर हो गए ना, वो 2 के फैक्टर क्या हो गए? एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया। कोई भी संख्या 1 से भाग होगी अपने आप से भाग होगी। अब आप एक बात बताओ भाई मेरे को कि एक तो 1 से डिवाइड हो रही है और एक 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है? अब 1 से और 2 से डिवाइड हुआ तो ये तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए? अगर एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो गए तो ये नंबर कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। एक बात याद रख लेना हमेशा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। एक बात और ध्यान रखोगे आप, 2 ही एक ऐसी संख्या है पूरे गणित में, पूरे नंबर सिस्टम में, पूरी संख्या पद्धति में, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और जो अभाज्य संख्या भी है। मतलब 2 वो लार्जेस्ट नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और जो इवन नंबर भी है। इसके अलावा कहीं भी आपको अभाज्य संख्या जो भी होगी वो कभी भी सम नहीं मिलेगी, हमेशा विषम मिलेगी। सम क्यों नहीं मिलती? देखो एक एग्जांपल से समझ लो आप। मान लो आपने एक नंबर ले लिया 52 ले लिया। अब 52 ले लिया तो 1 से 52 से तो डिवाइड होना ही होना है। ये तो 13 से भी हो रहा है, 26 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। उस चीज को छोड़ के आप कुछ भी मत समझो ना, लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, तो 2 से तो होगा ही होगा। 2 से होगा कि नहीं होगा? इसलिए कोई भी सम संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकती? अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, प्राइम नहीं हो सकती। किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, पूरे गणित में लगातार 2 अभाज्य संख्याएं केवल और केवल एक बार आती हैं और वो संख्याएं आती हैं 2 और 3। 2 प्राइम है कि नहीं है? 1 और 2। 3 प्राइम है कि नहीं है? 1 और 3। मतलब पेयर जो बनता है ना वो केवल, और ये चीज पूछी गई है कई बार कि गणित में कितनी बार लगातार 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं, तो अपना आंसर क्या होगा? 1 होगा, केवल एक बार। और वो किसमें? 2 में और 3। वो किस लिए आ गई? क्योंकि आपसे बताया ना कि जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वही होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अब विषम के बाद सम, विषम के बाद सम, विषम के बाद सम, लेकिन ये 2 क्या है? ये सम भी है और ये अभाज्य भी है, इसलिए केवल और केवल एक फैक्टर बनता है। समझ गए बात? इसके अलावा एक बात और, लगातार 3 अभाज्य संख्याएं कंसेक्यूटिव ओड नंबर किस में बनते हैं? 3, 5, 7। डिफरेंस बराबर है कि नहीं है सबका? कंसेक्यूटिव आगे कि नहीं आगे? लगातार आगे कि नहीं आगे? 3, 5 और 7। ठीक है? अब देखो 7 के बाद अगला क्या आएगा? 11। फिर क्या आ गया? 13। 15 नहीं आएगा। 15 की जगह कितना आ जाएगा?
17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन लगातार कितनी आती हैं, ये आती हैं 3, 5 और 7। समझ में आ गई भाई, यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, समझ गए भाई। तो मेरे हिसाब से प्राइम और कंपोजिट भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जहाँ पे एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जहाँ पे मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि लगातार 2 अभाज्य संख्या केवल एक बार आती है, 2 और 3 में। एक जो होता है वो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर होगी भाई बात। एक बात और ध्यान रख लेना, 1 से और 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है, 15 प्राइम नंबर होते हैं। और उसके बाद 51 से और 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब कहने का क्या होगा, 1 से और 100 तक आपके पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर होगी भाई बात, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है। ठीक है, अब इसमें 1-2 छोटी मोटी चीजें और देख लेते हैं प्राइम में कंपोजिट में। इसके बाद आता है भाई एक ट्विन प्राइम, एक आता है रिलेटिव प्राइम और एक आता है को। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ट्विन प्राइम क्या होते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस हो, कोई भी प्राइम नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस हो। हमने लिख दिया 5 और 7, 5 और 7 अपने से पूछे ट्विन प्राइम है, बिल्कुल है भाई ट्विन प्राइम। ठीक है, हमने लिख दिया 17 और 19, ट्विन प्राइम है, ट्विन प्राइम है भाई 17 और 19। लेकिन अगर हम लिख दिया 7 और 11, डिफरेंस कितने का हो गया, 4 का हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम। समझ में आ गई मेरी बात। इसके बाद देखो को प्राइम क्या होते हैं, इसको रिलेटिव प्राइम को बाद में पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, हमने लिख दिया 5 और 7 को प्राइम है। ठीक है, हमने लिख दिया 7 और 11, डिफरेंस कितने का है, 4 का है। इट डजंट मैटर, को प्राइम में मैटर नहीं करता। मैं आपसे लिख दूं, मान लो कोई नंबर मैंने लिख दिया 7 और मैंने लिख दिया 19, 7 और 19 लिख दिया, डिफरेंस कितने का है, 12 का है। लेकिन फिर भी ये नंबर कैसा है, को प्राइम। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर, ना सॉरी प्राइम नंबर है कि नहीं, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है कि नहीं। समझ में आ गई भाई दोनों का डिफरेंस। अब पढ़ते हैं रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं, 13 और 15। ये बताओ मेरे को 13 में 15 में क्या कॉमन है, आप खुद सोचो। 13 में और 15 में क्या कॉमन है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 13 को भी भाग करती है और जो 15 को भी भाग करती है। एक के अलावा कोई संख्या भाग करेगी इनको, और एक तो कि सबको भाग करता है, एक का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो 13 तो प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 15 प्राइम है, 15 के तो फैक्टर होते हैं, 5 होता है, 3 होता है, 1 और 15 तो होने ही होने हैं। लेकिन ये क्या है कि आपस में दोनों एक दूसरे के प्राइम है नहीं है, मतलब इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक तो हर जगह कॉमन होता है, एक का तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आई कि नहीं है बात। जैसे हमने लिख दिया 7 और 12, 7 और 12। अब ये बताओ आप 7 में 12 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब 7 तो प्राइम है लेकिन 12 कंपोजिट है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको रिलेटिव प्राइम बोल सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। तो ये 3 चीज समझ में आ गई। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम वो होते हैं कि जहाँ पे डिफरेंस कितने का होगा, 2 का होगा। को प्राइम क्या होते हैं कि जहाँ पे डिफरेंस 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, डजंट मैटर, नंबर दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं कि नंबर क्या होने चाहिए, जो भी कोई 2 नंबर लिखो आप, उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, सिर्फ कितना कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब इसके बाद देखो 2-3 छोटी मोटी चीजें और बचती हैं, वो अपनी और पढ़ लेते हैं, नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखो भाई एक छोटी सी बात और समझ ले इसमें, कि जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, वो को प्राइम नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 6k+1 की फॉर्म में होते हैं। को प्राइम नंबर होते हैं वो 6k+1 की फॉर्म में होते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, 19 है, ये फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ आपको। 19 है तो 19 को आप क्या लिख सकते हो, 6 × 3 = 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस लिखा माइनस और ऐड कर लो। 17 है, 6 × 3 -1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को। तो कोई भी नंबर होगा ना वो किस फॉर्म में होगा, 6k +-1 की फॉर्म में होगा, ये बात याद रखना। एक बात और याद रखना,
बड़े ध्यान से समझना इस बात को। कोई भी प्राइम नंबर होगा ना वो हमेशा और हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा। कोई भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है तो वो प्राइम होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। आपसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। 49 है। अब 49 को आप 6 गुणा 8 से 1 लिख सकते हो। 8 6 48, 48 और 49। क्या ये प्राइम है? नहीं है ना प्राइम। तो बात को ध्यान से समझना मेरी को। अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो हमेशा और हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में है वो प्राइम होगा ही होगा। 25 है। 6 गुणा 4 जमा 1। 25 आ गया कि नहीं आ गया? नहीं है प्राइम। लेकिन जो भी कोई प्राइम लिखोगे ना आप, वो प्राइम हमेशा किस फॉर्म में होगा? 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। 11 है। 6 गुणा 2 माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? समझ गए कि नहीं समझ गए? 13 है। 6 गुणा 2 प्लस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? देखो इसका एक कंसेप्ट होता है, वो सब कंसेप्ट समझाता हूँ आपसे कि 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में क्या होता है। देखो कि कोई भी नंबर है तो कोई भी नंबर है वो 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हर नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से जब कोई नंबर डिवाइड होगा तो परफेक्टली डिवाइड हो ना हो, अगर परफेक्टली डिवाइड हो गया तो मैट्रिक खत्म हो गया। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारी रिमाइंडर 1 आ सकता है। मतलब 6 के प्लस 1 वहाँ रिमाइंडर 2 आ सकता है। 6 के प्लस 2 वहाँ रिमाइंडर कितना आ सकता है? 3 आ सकता है। वहाँ रिमाइंडर कितना आ सकता है? 4 आ सकता है। वहाँ रिमाइंडर कितना आ सकता है? 5 आ सकता है। भाई किसी भी संख्या को अगर आप 6 से भाग करते हो तो 5 से बड़ा तो रिमाइंडर नहीं आ सकता। 6 रिमाइंडर आएगा तो नंबर दोबारा भाग हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ के बात को? जैसे मान लो आप नंबर ले लेते हो 23। अगर आप 23 ले लेते हो तो 23 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 दूनी 18। रिमाइंडर कितना बच गया? 5 बच गया कि नहीं बच गया? अगर इस 23 के जगह पे 22 होता तो 6 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बच जाता? 4 बच जाता। अगर 21 होता तो रिमाइंडर 3 आ जाता। ऐसे ही चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? तो आप ये देखो कि 6 के प्लस 1 को छोड़ दो। अगर आप 6 के प्लस 2 लेते हो तो यहाँ कितना कॉमन है? 2 ले सकते हैं कॉमन। 2 कॉमन ले लिया तो 3 के जमा 2 3 के जमा 1 बच गया। ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? प्राइम हो सकता है? नहीं हो सकता। 6 के प्लस 3 है। 3 कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? 2 के जमा 1 आ गया। नंबर 3 से डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड हो गया तो प्राइम नहीं हो सकता। 6 के जमा 4 है। 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लोगे तो कितना आ गया? 3 के जमा 2 आ गया। 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 6 के प्लस 5 और 6 के प्लस 1 ये 2 चीज बच गई कि नहीं बच गई? अब ये देखो प्लस 5 और प्लस 1, लेकिन हमने फॉर्मूला लिखा प्लस माइनस 1। वो क्यों लिखा? कि वो चीज जब हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे ना तो वहां पे पढ़ेंगे कि अगर किसी संख्या को मान लो 23 को आपने डिवाइड किया है 6 से, तो जब 23 को 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 5 बचता है। शेषफल 5 आता है कि नहीं आता है? और इसके साथ साथ एक शेषफल माइनस 1 और आता है। कैसे आता है? देखो अगर आप 23 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 23 को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 6 तिया 18, रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास? रिमाइंडर बच गया अपने पास 5। अगर इस 5 की जगह पे 1 और होता तो भाग पूरा पूरा चला जाता। तो अगर हम इस 23 को 24 माइनस 1 लिख दे तो 23 ही बनेगा कि नहीं बनेगा? 23 को 24 माइनस 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? और जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आप इसको 24/6 माइनस 1/6 लिख सकते हो। ये तो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। भाई जो 4 आएगा वो तो क्या आएगा? भागफल आएगा अपना, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। और यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? माइनस का 1 बच गया कि नहीं बच गया? अपना टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का, वहाँ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा? हमेशा 6 के प्लस माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके बाद एक नंबर और बचता है अपना, एक छोटा सा एक नंबर बचता है अपना, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, बड़ा ध्यान से समझना इसको। परफेक्ट नंबर क्या होता है अपने पास? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है कि जिस किसी भी नंबर के फैक्टर का सम उस नंबर के इक्वल हो जाए, परफेक्ट नंबर होगा। कैसे होगा? देखो एक नंबर ले लिया हमने 8, अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो 1 और 8 तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, डजंट मैटर। उसके अलावा 2 बनेगा और उसके अलावा क्या बनेगा? 4। अगर आप यहाँ 16 लिख देते तो यहाँ 16 तक नहीं आता एक फैक्टर। आप यहाँ 32 लिख देते तो 32 तक नहीं आता एक फैक्टर। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको छोड़ दो और उसको छोड़ के बचे हुए नंबर का सम करके देखो। अगर वो सम इस नंबर के इक्वल आता है तो वो नंबर परफेक्ट है, अदरवाइज नहीं। देखो 2 और 1 3, 3 और 4 7। क्या 7 8 के बराबर है? नहीं।
1 मिनट के लिए सपोज कर लो, हो नहीं सकता ऐसा, 1 मिनट के लिए सपोज कर लो आप ये फैक्टर 3 है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मान लिया अगर ये 3 होता तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 8 के बराबर आ जाता कि नहीं आ जाता? समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? तो किसी भी नंबर के फैक्टर का सम अगर उस नंबर के इक्वल होगा तो वो नंबर कैसा होगा? परफेक्ट। अब आप एक बात समझना, 6, 1 2 3 और 6 यही बनेंगे फैक्टर। 6 को तो भूल जाओ, खत्म करो किस्सा इसका। 2 और 1 3 और 3 6, 6 के बराबर आ गया। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है? 6 होता है। समझ में आई भाई बात? दूसरी बात, 6 के बाद 28 देखो, 1 और 28 लिख देता हूँ पहले, तो 28 को काट देता हूँ, सही है? 2 4 7 और 14 यही बनेंगे भाई फैक्टर। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 28 के इक्वल आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत कम नंबर होते हैं जो परफेक्ट नंबर होते हैं, मैथ में बहुत कम नंबर होते हैं जो परफेक्ट नंबर होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंडीशन है। समझ में आ गई भाई यहाँ तक की बात? तो मेरे हिसाब से नंबर के बारे में आपको पता लग गया होगा कि नंबर को आप देख के बता सकते हो कि नंबर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है? तो आज की अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं नंबर सिस्टम की। अगली वीडियो इसके बाद इसको डिटेल में और आगे फर्दर लेके जाएंगे, उसमें अपने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई? नमस्कार आप सभी को, बाय।